हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा सीटेट हिंदी पेडागोजी का टॉपिक है भाषा विकास के सिद्धांत। तो कुछ महत्वपूर्ण भाषा विकास के सिद्धांत हैं जिनको हम देख लेते हैं। पहला सिद्धांत है हमारा सहचार्य या फिर अनुबंधन का सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया हमारे पावलोव ने। किसने दिया था? पावलोव ने। इस सिद्धांत में क्या होता है, बालक जो जानता है, पहचानता है, मूर्त रूप, ठीक है ना, से शुरुआत करते हुए धीरे धीरे वह बच्चा जो नहीं जानता है, जो चीज नहीं जानता है, वह बताना सहचार्य अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। यानी मूर्त रूप से शुरू करके अमूर्त रूप तक ले जाना क्या कहलाता है? सहचार्य अनुबंधन का सिद्धांत। मैं एक बार इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। यह सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने दिया है। बालक जो जानता है वहां से शुरू करते हुए धीरे धीरे जो बालक नहीं जानता वह बताना चाहिए, ठीक है ना। यानी मूर्त से अमूर्त की तरफ, मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाना क्या कहलाता है? सहचार्य अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है। बालक जो पहले से जानता है, मूर्त रूप से जानता है, वहां से शुरू करते हुए धीरे धीरे जो बच्चा नहीं जानता है, अमूर्त रूप, जो बच्चा नहीं जानता है, अमूर्त रूप बच्चे को वह बताना चाहिए। तो ये क्या होता है? ये सहचार्य अनुबंधन का सिद्धांत होता है। या फिर इसके लिए एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे जैसे आप बच्चे से किसी वस्तु या किसी वस्तु को मंगा रहे हैं, ठीक है ना। या इसमें एक लाइन और जोड़ लीजिए इसकी परिभाषा में। इसमें क्या होता है, किसी शब्द की पहचान किसी वस्तु से कराना सहचार्य कहलाता है। ठीक है। किसी शब्द की पहचान किसी वस्तु से बनाना, वस्तु से बनाना क्या कहलाता है? सहचार्य या अनुबंधन का सिद्धांत। तो दोस्तों देखो ये कैसे सहचार्य अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। देखो सहज अवस्था में बच्चा जो है मूर्त रूप से वस्तुओं को जानता है। जो बच्चे ने वस्तुएं देखी हो उनके बारे में चिंतन कर सकता है, उनके बारे में जानता है। लेकिन जो बच्चे ने कभी नहीं देखा अमूर्त रूप से, अमूर्त रूप में, तो बच्चा उसके बारे में चिंतन नहीं कर सकता। तो यहाँ क्या है, जैसे आपने एक बच्चे से कहा एक बुक लेकर आओ, तो बच्चे को अभी तक बुक नहीं पता कि बुक क्या है। ठीक है दोस्तों, अभी तक बच्चे को नहीं पता बुक क्या है। लेकिन आपने जैसे ही उसके हाथ में बुक दी और कहा ये बुक वहां रख दो, ये बुक वहां रख दो, तो अब क्या है, अब बच्चे को पता चल गया है कि बुक एक वस्तु है और वो जो वस्तु मेरे हाथ में है इसको ही बुक कहते हैं। ठीक है भाई दोस्तों। तो बच्चा धीरे धीरे जो है किताब शब्द व किताब वस्तु, किताब शब्द व किताब वस्तु के बीच संबंध स्थापित करने लगेगा। वह समझने लगेगा जो वस्तु मेरे हाथ में है इसी का नाम किताब है। तो किताब शब्द का किताब वस्तु के साथ संबंध स्थापित करना सहचार्य या अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। अब मैंने इसको पूरा थोड़ा सा खुल के बताया है पूरा आपको। अब मुझे नहीं लगता इसमें कहीं कोई कमी रह गई होगी ना। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लो। जैसे आपने बच्चे से कहा पानी पानी लेकर आओ, है ना। ठीक है, बच्चा अभी पानी को नहीं जानता है, लेकिन जब आप उसके हाथ में पानी दोगे और ये कहोगे लो बेटा ये पानी पी लो, तो बच्चा क्या करेगा, अब उसको पता चलेगा कि पानी इस वस्तु का नाम है जो मुझे पिलाई जा रही है, ये वस्तु पानी है। अब बच्चा पानी शब्द और पानी वस्तु के बीच जो संबंध, जो सहचार्य स्थापित करेगा उसको बोलते हैं सहचार्य या अनुबंधन का सिद्धांत।
अगला है दोस्तों क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो दोस्तों क्रियाशीलता के सिद्धांत में बालक को जो सक्रिय रखा जाता है, बालक को सक्रिय रखा जाता है, सक्रिय मतलब एक्टिव रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। इसके द्वारा बच्चा सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है। ठीक है, जब बालक किसी कार्य को स्वतः खुद ही करके सीखता है, जब बच्चा किसी भी कार्य को खुद ही करके सीखता है तो वह उसे जल्दी और आसानी से सीख लेता है और उसकी ये समझ जो है काफ़ी लंबे टाइम तक उसके माइंड में छपी रहती है, वो जल्दी से उस चीज़ को भूलता नहीं है। ठीक है, तो बालकों को हमेशा सदैव जो है खुद से करके सिखाने के लिए अवसर देने चाहिए एक शिक्षक को। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों क्रियाशीलता का सिद्धांत, जिसमें बच्चा सक्रिय रहे, खुद करके सीखे, खुद ही करके सीखे, उसको बोलते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत। अगला है अभ्यास का सिद्धांत। दोस्तों अभ्यास का सिद्धांत किसने दिया था? तो अभ्यास का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने दिया था अभ्यास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के दौरान क्या होता है, किसी भी चीज को देखो दोस्तों, सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? अभ्यास। ठीक है ना, अगर उसको लंबे समय तक बनाए रखना है अपने मस्तिष्क में, अपने माइंड में, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है अभ्यास करना, बार बार किसी चीज़ का अभ्यास करना। ठीक है ना, या फिर एक निश्चित समय के अंतराल के बाद, एक निश्चित समय के बाद उसका फिर से अभ्यास करना अभ्यास का सिद्धांत कहलाता है। तो दोस्तों किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी से वह हमारे व्यवहार में या हमारी वास्तविकता में आता है। ठीक है, तो एक शिक्षक को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए कक्षा के दौरान, ताकि बच्चा जो है बार बार अभ्यास कर सके। अगला है अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण, अनुकरण का मतलब होता है दोस्तों पीछे पीछे या फिर नकल करना। अनुकरण का मतलब होता है पीछे पीछे या नकल करना। ठीक है, इस सिद्धांत के बारे में जो है पेवलव और सरली, वैलेंटाइन, आदि ने इस सिद्धांत पर जोर दिया है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बालक जो है प्रारंभिक शिक्षा बच्चे की घर परिवार से शुरू होती है और भाषा का विकास भी बच्चे का जो है सबसे पहला परिवार से शुरू होता है, फिर पास पड़ोस, फिर कक्षा में। तो भाषा अर्जन जो बच्चा करता है वो सबसे पहले अपने परिवार और पास पड़ोस से करता है, जबकि भाषा अधिगम बच्चा विद्यालय में जाके करता है। तो बच्चा भाषा को शुरू में कैसे सीखता है? अनुकरण करके, दूसरों से सीख के, दूसरों को देख देख कर, उसकी नकल करके बच्चा भाषा को सीखता है। ठीक है, तो ये, और इस भाषा में अनुकरण के द्वारा सीखी हुई भाषा में ध्यान रखना, इसमें दोष होते हैं, यहाँ पे त्रुटियाँ होती हैं। ठीक है दोस्तों, अनुकरण के द्वारा सीखी गई भाषा में दोष होते हैं और त्रुटियाँ होती हैं। इनका एक निश्चित अभ्यास के दौरान जो है ये त्रुटियाँ या निश्चित समय के दौरान अपने आप ही स्वतः ही खत्म होने लगती हैं। जैसे जैसे बच्चे की भाषा परिपक्व होने लगती है, वैसे वैसे बच्चे की भाषा के संबंध में जो त्रुटियाँ हैं, गलतियाँ हैं, वे धीरे धीरे खुद ही दूर होने लगती हैं। अगला सिद्धांत है दोस्तों रुचि का सिद्धांत। तो दोस्तों किसी भी प्रकार का अधिगम अगर बच्चा सीख रहा है, अगर उसके प्रति रुचि नहीं है, तो वो उस अधिगम को ग्रहण नहीं कर सकता। तो इसके लिए एक शिक्षक को चाहिए अधिगम देने से पहले बच्चे की रुचि पता करे, और अगर उसमें बच्चे में अधिगम के प्रति रुचि नहीं है तो उस अधिगम के प्रति जो है बच्चे में रुचि उत्पन्न करे। ये शिक्षक का काम है। ठीक है ना बेटा, ये शिक्षक का काम है। रुचि का सिद्धांत इसीलिए कहते हैं, अगर किसी भी अधिगम में बच्चे में रुचि नहीं होगी, या किसी भी काम को करने में आप ही अपने आप को ले लो, अगर आपकी रुचि नहीं होगी तो आप उस काम को उस काम में नहीं हो सकते, आप उस काम को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, तो इसलिए किसी भी काम को करने से पहले उस काम के प्रति रुचि होनी बहुत ज़रूरी है। इसी को बोलते हैं रुचि का सिद्धांत। अगला है निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। एक शिक्षक जो भी बच्चे को अधिगम सिखाना चाह रहा है या जो भी अधिगम दे रहा है, उसके प्रति उस अधिगम को देने से पहले जो है शिक्षक को उस अधिगम देने का उद्देश्य पहले से ही तैयार कर लेना चाहिए कि इस अधिगम को कराने का मेरा उद्देश्य क्या है।
ये होता है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। जैसे कोई प्रकरण या कोई पाठ शिक्षक बच्चों को पढ़ाना चाह रहा है, तो उससे पहले वो उसका उद्देश्य तैयार कर ले कि इस पाठ को या इस प्रकरण को पढ़ाने का मेरा उद्देश्य क्या है बच्चों को। ठीक है, पहले एक उद्देश्य तैयार करे, फिर उस प्रकरण को, उस पाठ को बच्चों को पढ़ाए। ये होता है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। एक शिक्षक को कक्षा में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, कोई बच्चा थोड़ा सामान्य समय पर सीखता है, कोई बच्चा थोड़ा लेट सीखता है और कोई बच्चा बहुत ज़्यादा लेट सीखता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे उसका पढ़ाया हुआ, एक शिक्षक का पढ़ाया हुआ अधिगम सभी बच्चे एक साथ या एक समान रूप से ग्रहण करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। यही व्यक्तिगत विभिन्नता है। इसके बारे में मैंने टॉपिक अलग से वीडियो बनाई हुई है इस टॉपिक पर। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, दो व्यक्ति, पूरी दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति, चाहे वे हमशक्ल क्यों ना हो, जुड़वा क्यों ही ना हो, तब भी वे जो हैं एक जैसे नहीं हो सकते। तब भी वे किसी न किसी रूप में एक दूसरे से अलग होंगे। ठीक है, हो सकता है वे बुद्धि में अलग हो सकता है वे संवेगात्मक रूप से अलग हो सकता है वो बुद्धि में अलग हो। किसी न किसी रूप से अलग होना ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। तो यहाँ एक शिक्षक को बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना चाहिए कि कोई बच्चा देर से सीखता है, कोई जल्दी सीखता है, कोई बहुत ज़्यादा देर से सीखता है। तो इसमें एक शिक्षक को जो है बच्चों को डांटना नहीं चाहिए कि आप तो सीख ही नहीं रहे हो और बच्चे आपसे पहले सीख गए। ना ही बच्चों की किसी दूसरे बच्चे के साथ तुलना करनी चाहिए। एक शिक्षक को बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए कि ये अभी नहीं सीख रहा है तो थोड़े समय के बाद सीखेगा, या फिर उसके अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण विधि अपनानी चाहिए कि ये बच्चा किस कारण से नहीं सीख पा रहा। ठीक है ना, उसका निदान करे, उसकी अधिगम के दौरान आने वाली कठिनाइयों को पहचाने, फिर उनका उपचार करे। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है व्यक्तिगत विभिन्नता। प्रेरणा का सिद्धांत या फिर अभिप्रेरणा का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं इसको। तो दोस्तों, अधिगम के प्रति बच्चे का अभिप्रेरित होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर बच्चा अधिगम के प्रति अभिप्रेरित नहीं होगा तो बच्चे में अधिगम के प्रति रुचि भी नहीं होगी। ठीक है ना, तो बच्चे का अधिगम के प्रति अभिप्रेरित होना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि बच्चा खुद सीखने के लिए उत्सुक हो। बच्चे में एक शिक्षक को बच्चे को जो है अभिप्रेरित करना चाहिए, अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करना चाहिए। ये होता है प्रेरणा का सिद्धांत। या फिर कह सकते हैं, अगर कोई कक्षा में कोई बच्चा कोई वांछित कार्य कर रहा है, यानी वांछित मतलब अच्छा कार्य कर रहा है या उसने अधिगम में अच्छी उपलब्धि हासिल करी है, तो उसके कार्यों का ताली बजाकर या उसको प्रोत्साहित कर कर उसको शाबाशी देनी चाहिए, जिससे बच्चा अधिगम में अभिप्रेरित होगा, उसका पुनर्बलन बढ़ेगा। अगली बार से वो उस चीज़ को और भी बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप किसी बच्चे का पुनर्बलन करते हैं ताली बजाकर, उसको शाबाशी देकर, तो वो क्या करता है, वो अगली बार उस कार्य को या किसी और कार्य को पहले से अच्छी तरह से करने की कोशिश करेगा। इसी को बोलते हैं प्रेरणा का सिद्धांत या प्रेरणा का सिद्धांत। अगला है नियोजन का सिद्धांत। चलो मैं इसको एक बार इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। बच्चों के वांछित कार्यों को ताली बजाकर या अन्य तरीकों से प्रोत्साहित करते हैं तो प्रेरणा जागृत होती है। तो बच्चे में प्रेरणा जागृत होती है। अगला है दोस्तों नियोजन का सिद्धांत। तो दोस्तों, नियोजन का सिद्धांत होता है, इसमें किसी भी प्रकरण को पढ़ाने से पहले उसके सिद्धांत, उसके उद्देश्य, उसकी योजना, उसको इकाइयों में बांटना, ठीक है ना, ये सब कहलाता है नियोजन का सिद्धांत। ठीक है, अधिगम के प्रति या प्रकरण के प्रति उससे पहले योजना बनाना, उद्देश्य तैयार करना कि इस अधिगम या इस प्रकरण को पढ़ाने से के पीछे मेरा क्या उद्देश्य है, एक शिक्षक का क्या उद्देश्य है, उद्देश्य तैयार करना। इसके बाद
इकाई में बांटना। इकाई में बांटना मतलब एक प्रकरण के छोटे छोटे कई टुकड़े बना देना और फिर धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाना, ना कि एक साथ पढ़ाना। ठीक है, अगर आप एक साथ बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चा इससे ऊब जाएगा। ठीक है, बच्चे में जो है उसके प्रति प्रेरणा, अभिप्रेरणा खत्म हो जाएगी, रुचि खत्म हो जाएगी। तो नियोजन का सिद्धांत होता है पहले योजना बनाना, प्रकरण का उद्देश्य तैयार करना, फिर प्रकरण को इकाइयों में बांटना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना और फिर अधिगम कराना। ये होता है नियोजन का सिद्धांत। अगला है दोस्तों आवर्ती का सिद्धांत। इसमें क्या होता है दोस्तों, तथ्यों को बार बार दोहराया जाता है। आवर्ती, आवर्ती मतलब होता है ना बार बार। तथ्यों को बार बार दोहराना। तो दोस्तों भाषा सीखने में आवर्ती का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ठीक है, सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाएगा वह उतनी ही अधिक देर तक या उतने ही अधिक समय तक याद रहेगी। इसलिए भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति या आवृत्ति पर भी विशेष ध्यान जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आवृत्ति पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अगला है योजना का सिद्धांत। तो योजना का सिद्धांत नियोजन का सिद्धांत ये सेम ही है, ये हेडिंग थोड़ा सा अलग हो गई, बाकी दोनों एक ही है ये। अगला है जीवन समन्वय का या वास्तविकता का सिद्धांत। तो दोस्तों जीवन समन्वय या वास्तविकता का सिद्धांत क्या होता है? इसमें जो है बच्चों को ऐसे तथ्यों से जोड़कर पढ़ाना चाहिए जिसे बच्चा जानता हो, जो बच्चे की वास्तविक जीवन पर आधारित हो। ठीक है ना, जो बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाएं। बच्चे को कोई भी अधिगम देना है अगर आपको, तो उसके वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाएं, इससे बच्चा जल्दी अधिगम को ग्रहण करता है। ठीक है, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। बच्चों को ऐसे तथ्यों से जोड़कर सिखाना चाहिए जिन्हें वह जानता हो। या बच्चे के आने वाले समय में वो उसके वास्तविक जीवन में काम आए। ठीक है, इसको बोलते हैं जीवन समन्वय या वास्तविकता का सिद्धांत। हमारा अगला है और लास्ट का है हेराक्ड थापर का सिद्धांत। तो हेराक्ड थापर का सिद्धांत जो है, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है बच्चे के पूर्व ज्ञान पर विशेष ध्यान दिया। इन्होंने कहा बच्चे को उसके पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाएं। अगर बच्चे को कोई भी अधिगम के दौरान आपको नया ज्ञान देना है, एक शिक्षक को बच्चे को नया ज्ञान देना है, तो बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाएं। बच्चा उस बारे में पहले कहाँ तक जानता है ये पता करें, फिर उससे जोड़कर धीरे धीरे बच्चे को नवीन ज्ञान दें। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा सीटेट का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में वीडियो को शेयर भी करें। बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।